जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट। और आज की हम क्लास में हम देखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की क्लास में एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के बारे में हम जानने वाले हैं। आर्द्र भूमि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आर्द्र भूमि को हम वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि को हम वेटलैंड भी कहते हैं। तो आर्द्र भूमि के बेसिकली आज हम आर्द्र भूमि के बारे में ही जानने वाले हैं, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उनका आंसर क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आर्द्र भूमि, सबसे पहले हम देखते हैं आर्द्र भूमि को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, वेटलैंड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आर्द्र भूमि को ही इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। कभी कभी पेपर में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है कि आर्द्र भूमि की जगह वेटलैंड यूज करता है। वेटलैंड को हम समझते हैं, सिंपल शब्दों में हम कहें तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नमी होती हो, या इसी को हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दलदली हो या दलदली भूमि हो। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दलदली भूमि हो, दलदली भूमि या दलदली क्षेत्र हो या नमी वाला क्षेत्र हो, उसको हम आर्द्र भूमि कहेंगे। उसको हम आर्द्र भूमि की कैटेगरी में लेंगे। आर्द्र भूमि, जहाँ पे आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, वहाँ पे वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से वर्षा होती है। वर्ष भर या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से या पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसी जगह में उसको हम लेंगे। दूसरी चीज हम इसमें एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आर्द्र भूमि में स्थलीय जीव और जलीय जीव का वास होता हो। ऐसा क्षेत्र, ऐसा वेटलैंड या ऐसी आर्द्र भूमि जहाँ पे स्थलीय जीव और जलीय जीव का वास होता हो, या हम कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता देखने मिले, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जैसी संरचना हो। तो हमने सबसे पहले इसमें बेसिक ये जाना, यदि क्वेश्चन आता है कि आर्द्र भूमि का मतलब है या वेटलैंड का मतलब है, तो ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे नमी हो, दलदली भूमि हो, वर्ष भर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वर्षा होती हो, जहाँ पे स्थलीय एवं जलीय जीवों का वास होता हो, जैव विविधता जैसा माहौल उत्पन्न हो। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीवों का जहाँ पे वास हो, पारिस्थितिकी तंत्र जैसा वहाँ का सिस्टम बन जाए। ये सारी चीज़ों को हम आर्द्र भूमि में काउंट करते हैं। अब हमने देखा कि कुछ वर्ष पहले जो है पूरे विश्व में इस तरह के एरिया को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए जो है कुछ देश जो है वो सामने आए और एक बैठक होती है जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। क्वेश्चन यहीं से आता है, रामसर कन्वेंशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रामसर कन्वेंशन कहेंगे या रामसर बैठक कहेंगे या रामसर सम्मेलन कहेंगे। तो मैंने कहा कि रामसर कन्वेंशन, बैठक या सम्मेलन एक ही बात है। रामसर कन्वेंशन, सम्मेलन या बैठक एक ही बात है। इसमें क्या होगा कि कुछ देश जो है वो सामने आते हैं अपनी आर्द्र भूमि। विश्व भर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आर्द्र भूमि जैसे एरिया है, नमी दलदली वाले एरिया है। तो इन क्षेत्रों को बचाने के लिए विश्व भर के कई देश जो है वो सामने आते हैं, इस पर हस्ताक्षर करते हैं। एक संधि बनती है कि जो है इस तरह के एरिया को किस तरह से संरक्षित किया जाए, इनका बचाव कैसे हो और ये किसके अंडर पे आएंगे, और इनमें जो है
किस तरह से उपाय करके इनको और संरक्षित करें हम। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन कब होता है या इसकी बैठक कब होती है, सम्मेलन। तो याद रखना है 2 फरवरी, ये डेट पूछी जाती है 2 फरवरी 1971। याद रखना है रामसर कन्वेंशन पहली बार रामसर बैठक या सम्मेलन सबसे पहली बार जो है रामसर कन्वेंशन बैठक या सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर, ये जगह का नाम है, रामसर जो है ये जगह है, कहाँ पड़ेगा, ईरान में पड़ता है, ईरान में पड़ता है। यहाँ पे पहली बार सम्मेलन या बैठक होती है। तो यहाँ बेसिकली एक क्वेश्चन बनता है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो किससे संबंधित है। रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है रामसर कन्वेंशन या सम्मेलन पहली बार कब हुआ, 2 फरवरी 1971। यह क्वेश्चन बनता है कि रामसर कन्वेंशन का जो संबंध है वो आर्द्र भूमि क्षेत्र से है, तो रामसर जो है वो किस देश में पड़ता है या किस देश में है, तो ईरान, याद रखना है ईरान। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इफेक्टिव कब होता है। ये इफेक्टिव होता है 1975 से। 1975 से मतलब 1975 से ये प्रभाव में आया, काम करना स्टार्ट किया। पहली बार बैठक होती 71 में, इफेक्टिव होता है या प्रभाव में आता है या पहली बार काम करना इसमें स्टार्ट हुआ 1975 से। और इस पे पहली बार जो है वो 7 देशों ने साइन किया, 7 देशों ने सिग्नेचर किया, 7 देशों ने। तो याद रखना 1975 में 7 देशों के हस्ताक्षर से इसका शुभारंभ होता है, किसका, रामसर कन्वेंशन का। और 7 देश सबसे पहले इसमें इस संधि में शामिल होते हैं कि जो है इस तरह के आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्षेत्र को किस तरह से बचाया जाए, ठीक, इसके लिए उपाय क्या क्या होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत इसमें कब शामिल होता है। क्वेश्चन आता है कि रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट में भारत कब शामिल होता है। तो भारत इसमें शामिल होता है 1982 को। भारत इसमें शामिल होता है 1982 को इसमें शामिल होता है। और याद रखना है उस समय भारत इसमें 1982 को शामिल होता है। फिर हम देखते हैं कि इस सम्मेलन को हर 3 वर्ष में ये सम्मेलन होता है। तो याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन जो है अभी तक चला आ रहा है और हर 3 वर्ष में इसका आयोजन होता है। जैसे हम बात करें 2018 और 2021 में इसका सम्मेलन, रामसर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। 2018 में दुबई यूएई में पड़ेगा, यूएई में, दुबई में। और 2021 में ये सम्मेलन वुहान शहर ये चाइना में पड़ता है, चाइना में। तो 2021 में इसकी बैठक 2021 में वुहान शहर और 2018 में याद रखना है दुबई, यहाँ पे इसकी बैठक होती है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व भर में। अब हम बात करते हैं कि विश्व भर में लगभग कितनी रामसर साइट हैं। तो हम अब बात करेंगे रामसर साइट की। रामसर साइट की यदि हम बात करें तो विश्व भर में और भारत में रामसर साइट कितनी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो रामसर साइट जो है, रामसर साइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन हुआ था और जो भी क्षेत्र या एरिया या आर्द्र भूमि इसमें शामिल होंगे तो उसको हम रामसर साइट कहेंगे, रामसर साइट कहेंगे। तो विश्व भर में जो है वो 2400 प्लस हो गए हैं। 2400 प्लस जो है ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। और भारत की हम बात करें तो भारत में ऐसे 46 रामसर साइट हैं। वर्तमान में 2021 तक भारत में 46 रामसर साइट हो चुकी है। इसका मतलब है भारत की 46 अर्ध भूमि क्षेत्र जो है वो रामसर साइट में शामिल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बार भारत में अभी तक जो है वो 46 रामसर साइट है। तो हम बात करते हैं कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो हम कहेंगे चिल्का झील और एक है केवला देव नेशनल पार्क। ये दोनों को पहली बार 1981 में शामिल किया गया। तो हमने देखा भारत में टोटल 46 रामसर साइट है।
क्वेश्चन आता है भारत में वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट है, 46 बताना है। और भारत में पहला एरिया या पहला ऐसा जगह या पहली झील या पहला नेशनल पार्क जिसको रामसर साइट में जगह दी गई या रामसर साइट में शामिल किया गया, तो दोनों नाम याद रखना है, चिल्का झील और केवलादेव। चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव जो है वो राजस्थान में पड़ता है, तो ये भी याद रखना है। राजस्थान का केवलादेव और उड़ीसा का चिल्का झील दोनों को पहली बार 1981 में रामसर साइट में जगह मिली या रामसर साइट में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं इस 46 में सब भारत के अंदर इस 46 में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो चिल्का झील याद रखना है, चिल्का झील जिसको पहली बार शामिल किया गया। और सबसे हम छोटा की बात करें कि सबसे छोटा रामसर साइट भारत के अंदर कौन सा है, तो ये रेणुका झील याद रखना है, रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा और चिल्का झील जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, उड़ीसा में। तो ये दोनों चीजें याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर 46 चीजें तो हो चुकी हैं शामिल, तो 2021 करंट की हम बात करें तो 2021 में चार क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब वो चारों को हम देखते हैं। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये पड़ेगा कहाँ पे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये पड़ेगा हरियाणा में। और एक भिंडावास, इन्हें चारों को याद रखना है। भिंडावास ये है अभ्यारण्य है, भिंडावास अभ्यारण्य है और ये पड़ेगा हरियाणा में, ये भी पड़ेगा हरियाणा में। तो हरियाणा से भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों को 2021 में शामिल किया गया करंट में। और गुजरात से दो जगह हैं जिसका नाम है एक थोल वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य। और गुजरात से एक और जगह है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो ये दोनों हैं गुजरात में। तो हमने देखा करंट में 2021 में भारत के 4 साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। याद रखना है सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडावास हरियाणा, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात और वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र ये भी गुजरात। अब हम बात करते हैं इस 46 में एमपी की हम बात करें क्योंकि अभी एमपी में पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें याद रखना है एमपी का एकमात्र जगह है, एमपी में एकमात्र जगह है भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कहाँ पड़ेगा, भोपाल में पड़ेगा। तो एमपी से एकमात्र जगह जो है ये शामिल है, एमपी से एकमात्र जगह शामिल है जिसका नाम है भोज आर्द्रभूमि, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं आर्द्रभूमि की बात हो रही है तो यहाँ से पूछा जाता है आर्द्रभूमि, इसको हम वेटलैंड कहेंगे, आर्द्रभूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। तो इससे पूछा जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस के लिए याद रखना है 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है वहां से, तो इसी वजह से जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं करंट की, तो 2020 और 2021 की थीम क्या है। जब हमने वेटलैंड दिवस या आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया तो 2020 में इसकी थीम क्या थी और 2021 में इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2020 के लिए याद रखना है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ये 2020 की थीम है। और 2021 की बात हम करें तो वेटलैंड एंड वाटर जो है ये इसकी थीम है। तो हमने देखा दोनों साल की थीम देखा, कब इसको मनाया जाता है, 1997 से ये दिवस मनाया जा रहा है, 1997 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो हमने जाना कि 2020 में इसकी थीम क्या थी, 21 में इसकी थीम क्या थी, किस दिन जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, एमपी में कौन सी साइट है जो शामिल है। भारत के अंदर अभी तक 46 साइट है, उनमें से 2021 में
कौन सी 4 साइटों को शामिल किया गया है, और सबसे बड़ा अभी वर्तमान में भारत का वेटलैंड कौन सा है, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, भारत में पहली बार कौन से क्षेत्र को वेटलैंड में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया, ये सारी चीजें हमने देखा। एक चीज याद रखना है कि आर्द्रभूमि से क्वेश्चन आता है, आर्द्रभूमि से क्वेश्चन आता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, ये क्वेश्चन आता है कि किसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। तो याद रखना है आर्द्रभूमि क्षेत्र को ही किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। दूसरी चीज इसको और क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, ये भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है, यदि ऑप्शन में आर्द्रभूमि है तो आर्द्रभूमि ही लगाना है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट आर्द्रभूमि को ही कहते हैं, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप आर्द्रभूमि को ही कहते हैं। तो आर्द्रभूमि के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, दिवस के बारे में जाना, भारत में कितनी साइट शामिल है वो जाना, विश्व में। अब हम देखते हैं 2021 में 4 क्षेत्रों को देखा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है, तो यूपी याद रखना, यूपी में 8 रामसर साइट है। मैंने कहा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर साइट है, तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। और यहाँ पे कितने हैं, तो 8 वेटलैंड क्षेत्र है यूपी के अंदर। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने आर्द्रभूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी देखा। आर्द्रभूमि इस तरह के क्षेत्रों को बचाव हम कर रहे हैं या इसका हम संरक्षण कर रहे हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके भी फायदे हैं। इसके फायदे जैसे जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसको कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे इस तरह के क्षेत्रों को हमको संरक्षित करने से जीव जंतु को आसानी से एक वास मिलेगा। इस तरह के क्षेत्रों को यदि हम संरक्षित करते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्षेत्र में जीव जंतु को रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिलेगा। दूसरा लाभ ये है कि बाढ़ जैसी स्थिति को रोका जा सकता है। यदि हमारे पास ऐसी रामसर साइटें होंगी, ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र होंगे, दलदली क्षेत्र होंगे, नमी वाले क्षेत्र होंगे, तो बाढ़ का जो पानी है इसमें आसानी से समाएगा और बाढ़ जैसे स्थिति को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके फायदे और भी हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया इसमें हर तरह के क्वेश्चनों को सामने लाने की। अब हम देखते हैं इसी तरह से 2 सम्मेलन और हैं, हम उसको भी इसी में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में यदि हम बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन आता है। ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह सकते हैं इसको, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कह सकते हैं, मॉन्ट्रियल बैठक कह सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, तो हमको याद रखना है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये, कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, मतलब वायुमंडल के कौन से परत में, कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली ये सभी जानते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, और यदि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को नहीं रोकती है तो फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस होंगे। तो इसलिए जो है ओजोन परत का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए विश्व भर में पहली बार इस परत के संरक्षण को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन का आयोजन होता है 1987 में। 1987 में कहाँ पे, मॉन्ट्रियल के अंदर, मॉन्ट्रियल ये कहाँ पड़ेगा, कनाडा में।
तो कभी कभी आ जाता है कि कनाडा कहाँ स्थित, मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। 1987 में पहली बार ये प्रोटोकॉल सामने आता है। इसमें कई देश जो है वो हस्ताक्षर करते हैं ओजोन परत को बचाने के लिए। ओजोन परत को बचाने से मतलब है कि जिससे ओजोन परत का संरक्षण लॉस हो रहा है, जिससे ओजोन परत का लॉस हो रहा है, इस परत को नुकसान है, उन गैसों में कमी की जाए। जैसे जलवाष्प सबसे ज्यादा CFC, हम बात करते हैं CFC। ओजोन परत को खतरा किससे है? CFC से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है, इससे है। तो इसके उत्सर्जन को कम करना, इसके उत्सर्जन को कम करना एक लक्ष्य बनाया गया है इस सम्मेलन के तहत, इसके उत्सर्जन को कम करना जिससे ओजोन परत में संरक्षण ना हो। यदि हम CFC की बात करें तो इसमें क्लोरीन गैस, होती है जो ओजोन परत को छिद्र करती है, और CFC गैस जो है वो निकलती है फ्रिज रेफ्रिजरेटर मशीनों से, ये CFC गैस निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल से ये क्वेश्चन आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक ग्रीन हाउस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, या दूसरी भाषा में हम कहें तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, या और दूसरी भाषा में हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वैश्विक ताप से संबंधित है। ये सभी का मतलब वही है, वैश्विक ताप से संबंधित है। तो हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जगह है कहाँ पे है? जापान में है, ये जगह पड़ता है जापान में। वहीं पे सम्मेलन हुआ था, ये प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए थे। तो उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वैश्विक ताप को कम करने के लिए इस पर कुछ देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया था। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करना या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप को कम करने का मतलब है कि वायुमंडल को ताप से बचाना। यदि वायुमंडल को हम ताप से बचाते हैं तो बहुत कुछ हम जो है सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यदि बढ़ती है, वैश्विक ताप यदि बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और यहाँ बाढ़ का खतरा ज़्यादा बना रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग बनने से जीव जंतुओं को बहुत खतरा होगा, इसलिए इसे रोकना भी जरूरी है। तो ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, इसका मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जलवाष्प पे कंट्रोल। दूसरी चीज ज़्यादा जरूरी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। तीसरी चीज मीथेन के उत्सर्जन को कम करना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, CFC के उत्सर्जन को कम करना। तो ये सभी के सभी जिम्मेदार हैं किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वैश्विक ताप यदि बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है।